हेलो एवरीवन। सो चैप्टर सेकंड है हमारा द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। बिफोर द इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह का इंडियन इकोनॉमी में फ़र्क रहा। इकोनॉमी वर्ड की अगर बात करें तो इकोनॉमी क्या होती है, तो जितने भी इकोनॉमी रेफर करती है जितनी भी हमारी एक्टिविटी अरेंजमेंट होता है कंट्री का, वो हमारे इकोनॉमी में आता है। इसमें इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टरिंग, ये सारी हमारी इकोनॉमी की एक्टिविटी रहती है। इंडियन इकोनॉमी नॉट ए जस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द फैक्ट एंड फिगर बट आल्सो द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसमें हम फीचर और एस्पेक्ट क्या-क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द मतलब व्हाट इज़ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, व्हाट इज़ द मिक्स्ड इकोनॉमी, प्लांट डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है, या ड्यूलिस्टिक इंडियन इकोनॉमी क्या है, या सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। जो सेकंड चैप्टर है आपका द इकोनॉमी ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में। देखिए, पर कैपिटा इनकम ऑफ द सम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, इनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अदर कंट्री की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो इनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है। तो बाकी कंट्री हैं जैसे कि अमेरिका और जापान की बात करें तो ये आपकी डेवलप्ड कंट्री हैं, ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। जबकि इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात करें तो इनकी पर कैपिटा इनकम कम है, तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्री में आती है। तो हम बात करें कि जहाँ पे हम रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होते हैं, जहाँ पे लो इनकम कैपिटल होती है, पॉवर्टी ज़्यादा होती है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, लो इंडस्ट्रियल सेटअप रहता है, या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कम होती है, तो वैसी कंट्रियाँ जो है वो अंडर डेवलप्ड में आती हैं। तो इंडिया भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है। एंड अनदर इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो हमें ये बताती है कि हम डेवलप्ड हैं या फिर अंडर डेवलप्ड हैं। सो इसके लिए इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को समझने के लिए बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस की स्टडी समझना जो है वो ज़रूरी है। सेकंड आता है कि अंडर डेवलपमेंट होती क्या है। अंडर डेवलपमेंट जो है इट नॉट ए जस्ट लाइक एब्सेंस ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंट की कमी है, बट कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके आधार पे हम ये बताते हैं कि कंट्री अंडर डेवलप्ड है कि नहीं है। उसका स्ट्रक्चर, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं। जैसे कि किसी कंट्री की लो पर कैपिटा इनकम होती है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, या डिपेंडेंट जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, या हेल्थ या फिर एजुकेशन सिस्टम जो है उसका ठीक नहीं होता है, तो ऐसी कंट्रियाँ जो है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आती हैं। नेक्स्ट आता है कि इन इंडिया अंडर डेवलपमेंट के केसेस में कौन-कौन सी ऐसी थियरीज़ है जो अंडर डेवलपमेंट में आती है। अलग-अलग थ्योरी है इसमें कॉलोनियल लीगेसी थ्योरीज़। इसमें हम बात करें कि ब्रिटिश हमने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा है, जिसमें कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री टेक्सटाइल जो है उसको एक्सप्लॉइट किया गया। इसमें जो है इकोनॉमी के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। ब्रिटिश गुड्स जो है उनको ज़्यादा वस्तुएँ दी गई, हमें कम प्राइसेस पे वस्तुएँ मिलती थी, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस थी एंड वेल्थ का ड्रेन किया गया। और ये जो थ्योरी है उसको दादा-भाई नौरोजी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो दिस इज़ द कॉलोनियल लीगेसी थ्योरीज़, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस हुई। और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या है, प्रीवियस चैप्टर आप अच्छे से समझ लें। स्ट्रक्चर थ्योरी, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी जो है वो डिपेंडेंसी थ्योरी है कि इंडिया जो है वो दूसरों के ऊपर वेस्टर्न इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट था, वेस्टर्न कैपिटल के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंट था। अंडर डेवलपमेंट इज नॉट ए नेचुरल बट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन। इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अगर बात करें हम स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी की, तो यहाँ पे हम दूसरों की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे। हमें एक्सटर्नल जो कंट्रियाँ थी या लोग थे वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और द पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी ट्राई टू रिड्यूस द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारे पास ऑप्शन नहीं थे कि जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उनको हम अपने ही देश में बना सके, या जो भी वस्तुएं हम दूसरे देश से ले रहे हैं वो दोबारा हम उसको प्रोड्यूस कर सकें, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं थी। तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे। इसी कारण से हम अंडर डेवलप्ड रह गए। ड्यूअल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, ये ड्यूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये लेविस मॉडल भी इसे कहा जाता है कि इंडिया को 2 भागों में बाँटा गया। एक तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें कि लो प्रोडक्टिविटी, पुरानी तकनीकों का यूज़ करना, और जिससे प्रोडक्टिविटी भी एग्रीकल्चर में कम हुई, और दूसरा मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर बात
करें मूवमेंट ऑफ लेबर की, तो लेबर जो है एक जगह से दूसरी कंट्री बहुत कम मूव करती है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और पॉवर्टी ज़्यादा है। तो ये भी कारण रहा है कि हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आते हैं। लो लेबर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इट इज़ द थ्योरी ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी। देखिए फॉर एग्जांपल आप खुद समझिए, अगर आपकी लो इनकम होगी तो लो सेविंग होगी, लो सेविंग है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी और इनकम भी फिर आपकी कम होगी। इसको विशियस साइकिल भी कहा जाता है। ये साइकिल चला रहता है कि आपकी इनकम कम है तो जनरली बात है आपका प्रॉफिट भी कम होगा, सेविंग भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इंडिया जो है वो 5 ईयर प्लान बनाया, 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की ताकि आप इस चीज़ को रिड्यूस कर सकें। ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट की बात करते हैं, जहाँ पे पुअर एजुकेशन होगी, स्किल अच्छी नहीं होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी या डेमोग्राफिक जो है वो ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं आपको मिलेंगे, जिस उस कारण भी अंडर डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। कुछ सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है जो अंडर डेवलपमेंट पावर को बढ़ाते हैं या अंडर डेवलप्ड सिचुएशन को बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, जेंडर इनइक्वालिटी है या फिर लैंड ओनरशिप है ज़्यादा है, किसी के पास कम है या किसी के पास कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ज़्यादा है, करप्शन ज़्यादा है या पॉलिसी जो है पैरालाइज्ड पॉलिसी है, धरातल पे अच्छी तरह से नहीं उतरती है, लोगों तक अच्छी तरह से पॉलिसी नहीं पहुँचती है, तो कुछ ये भी रीज़न्स हैं अंडर डेवलप्ड के। तो ये कुछ थियरीज़ हैं, कुछ डेफिनेशन है जिसके कारण ये एक्सप्लेन किया गया है कि कौन-कौन की थियरी जो है वो अंडर डेवलप्ड थियरीज़ में आती है। नाउ द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए फीचर्स जो है वो क्या है इंडियन इकोनॉमी के, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के, मतलब इंडिया जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आती है। तो ऐसे कौन कौन से फीचर है जो अंडर डेवलप्ड में आते हैं। फर्स्ट आता है लो पर कैपिटा इनकम। इंडिया के जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है एज पर कंपेयर टू अदर कंट्री। यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी ज़्यादा है। दूसरा हैवी डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में जो है वो हमारी बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा काम करती हैं। तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है तो जनरली बात है हमारी इनकम जो है अदर सेक्टर से कम होगी। एंड द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इंडिया के पास जो भी नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हम उनका पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड प्लानिंग है जिसके कारण भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। हाई पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ना। जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो जॉब की कमी हो रही है, फूड, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस हमारे सही नहीं है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है सारी पॉपुलेशंस का, तो उसके कारण भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हुई है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन जॉबलेस है, उनको जॉब नहीं मिल रही है। लोग अच्छी-अच्छी एजुकेशन करते हैं लेकिन उनको फुल पोटेंशियल के तौर पे वर्किंग कंडीशन नहीं मिल पाती है। रूरल एरिया में जो है वो ज़्यादातर आप गरीबी देखेंगे। लो कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो लोगों के पास जो है वो पैसे नहीं है, लो सेविंग है। लो सेविंग होगी तो जनरली लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो रिटर्न होगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अंडर डेवलप्ड को बढ़ाता है। अगर जहाँ पे रोड अच्छे नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, तो उस क्षेत्र में भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा विकसित होती है। कुछ पॉवर्टी रेट ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। लोग जो हैं वो एपीएल जो कम है और बीपीएल की फैमिली में ज़्यादा है, जिसके कारण भी हाई पॉवर्टी रेट ज़्यादा है। कुछ ड्यूलिस्टिक स्ट्रक्चर है। ड्यूलिस्टिक का मतलब है कि कुछ जगह हम ट्रेडिशन सेक्टर को ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, कुछ जगह हम मॉडर्न सेक्टर को फ़ोकस कर रहे हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में सही नहीं बैठ पाता है। लो प्रोडक्टिविटी है, जैसे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, वो ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो बेनिफिट है या इनकम है, बहुत कम होती है और पुअर इनपुट ये दे रही हैं। कुछ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कुछ के क्षेत्र जो हैं वो ज़्यादा विकसित हैं, कुछ कम क्षेत्र विकसित हैं, कुछ सोशल ग्रुप ज़्यादा अमीर हैं, कुछ कम हैं, तो ये भी कारण रहता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। तो ऐसे तो वैसे तो बहुत से ऐसे रीज़न हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के, चाहे आप लो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भी इंडिया के बजाय जो है यूएसए की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, इंडिया की कम है। हमारा जहाँ पे लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा, जहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा, जहाँ लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर में देखिए जो एग्रीकल्चर में नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन है 2019 और 20 में
वो 17.2% है, जबकि 46.2% पॉपुलेशन जो है अभी भी हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 71% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। हमारे यहाँ पे अच्छी इंडस्ट्री सेटअप नहीं है, हैवी इंडस्ट्री सेटअप नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम डेवलप्ड है, पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, रिसोर्सेज का सही यूज नहीं हम कर पा रहे हैं, कोई हाई फाई इंस्टीट्यूट नहीं है, ह्यूमन कैपिटल को अच्छे स्किल नहीं हम दे पा रहे हैं, और लोग जो है पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको जॉब अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे काफी रीजन है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के इंडिया के होने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं की फीचर ऑफ द इंडियन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसी कंट्री को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर वो है जहाँ पे सरकार ही कंट्रोल करती है, डिसीजंस लेती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑटोमिक एंड रेलवे एक ऐसे सेक्टर हैं जो कि पब्लिक है, बाकी सारे प्राइवेट हैं। लाइसेंसिंग सेक्टर की बात करें इंडिया की तो 5 ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनको लाइसेंस लेना जरूरी है, जैसे कि अल्कोहल प्रोडक्ट हो गया, तंबाकू प्रोडक्ट हो गए, डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हो गए या हजार्ड्स केमिकल हो गए। इन 5 लोगों को ही लाइसेंस लेने की जरूरत है। इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है। सेकंड आता है गवर्नमेंट प्लानिंग एंड रेगुलेशन। जो भी 5 ईयर प्लान है दे कैन बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन इम्प्लीमेंट आल्सो बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर फ्रीडम है, प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाता है, लेकिन यहाँ पे सुपरविजन गवर्नमेंट का भी बना रहता है। पब्लिक सेक्टर में बेसिक और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि रेलवे की मैंने बात की, एटॉमिक एनर्जी की बात करी, कुछ अदर सेक्टर्स भी हैं जो पब्लिक सेक्टर में आते हैं, जिसमें कि अदर प्राइवेट कंट्रोल भी रहता है। सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं पब्लिक के। पब्लिक जो है वो पॉवर्टी को कम करना, असमानता को कम करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की तरफ ज्यादा फोकस करती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट जनरेटिंग रहता है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए, मतलब एक समानता विकसित करने के लिए, असमान क्षेत्रीय विकास के लिए दोनों का होना जरूरी है। कंट्रोल मोनोपोली एंड द कैपिटलिज्म। गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ही देखती है कि किसी एक का मोनोपोली, एकाधिकार मार्केट में ना हो, या एकाधिकार जो है वो विकसित ना हो, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके। अगर किसी इंडस्ट्री का मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ज्यादा एक्सप्लॉइट होगी। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सेक्टर का होना जरूरी है। अगर आप वर्कर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आप कैसे करोगे? लेबर लॉ बनाओगे, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाओगे, प्राइस कंट्रोल करेंगे, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देके कंट्रोल करेंगे। तो इंडियन में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो इस तरह से वर्क करती है। साथ में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर भी मिलकर काम करते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक इंडिया में काम करते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक काम करते हैं, और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। इंक्लूसिव का मतलब है यहाँ पे कि जितने भी सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी है, चाहे वो रूरल एरिया है, चाहे वो पुअर लोग हैं, चाहे वो अदर मिडिल क्लास लोग हैं, सबको देख के जो है वो यहाँ पे काम किया जाता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज टू प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी। देखिए 5 ईयर प्लान बनते हैं, और जो लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की हम बात करें तो यहाँ पे इनका 5 ईयर प्लान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 5 ईयर प्लान जो है वो हमारे फर्स्ट टू द 12 5 ईयर प्लान है, 12 तक 5 ईयर प्लान है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम जो 5 ईयर प्लान है, दे कन्वर्टेड टू द नीति आयोग। नीति आयोग 2015 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। 5 ईयर प्लान के, या प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी के क्या फीचर्स हैं? तो सबसे पहले इट इज ए सेंट्रल प्लानिंग। ये एक सेंट्रल प्लानिंग है जिसको 5 ईयर प्लान कहते हैं। पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हैवी इंडस्ट्री हो या सर्विस सेक्टर हो, वो पब्लिक सेक्टर में लगाना इन्होंने शुरू किया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को 5 ईयर प्लान ने बढ़ावा दिया कि जो भी फॉरेन से हम चीजें लेके आ रहे हैं, अब उसको हमें अपने देश में लगाना है, और जो फॉरेन पे हमारी डिपेंडेंसी थी उसको कम करना है। लाइसेंसिंग राज को खत्म किया गया। 1991 में जो पॉलिसी आई एलपीजी, उसके कारण जो है ऐसे बहुत से हर्डल्स थे लाइसेंसिंग के, जिसको रिड्यूस किया गया। रीजनल विकास करने के लिए या क्षेत्रीय इक्वल विकास करने के लिए 5 ईयर प्लान लाए गए, ताकि स्टेट और क्षेत्र की जो असमानता है उसको कम किया जा सके।
सेल्फ रिलायंस, खुद सफिशिएंट बनने के लिए, खुद डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिमिट करने के लिए 5 ईयर प्लान का हमेशा योगदान रहा है। पॉवर्टी को कम करने के लिए और लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इंडिया है उसने कुछ कॉजेज एफर्ट किया एफडीआई के लिए। इन्होंने इंटरनल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, कि किस तरह से इंटरनल हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा प्रेजेंट कंडीशंस क्या है, पोस्ट 1991 टू प्रेजेंट, मतलब 1991 के बाद हमारी इंडिया की कंडीशंस क्या है। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, मतलब जीडीपी 6 to 8% रेंज में रहता है। सर्विस सेक्टर इंप्रूव हुआ, आईटी, फाइनेंस, टेलीकॉम, कम्युनिकेशंस, ओवर जो है 50% ज़्यादा ग्रोथ इसमें हुई है। मिडिल क्लास फैमिली की इनकम बढ़ी है, कंजम्पशन रेट बढ़ा है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, इकोसिस्टम सेटअप किया गया, डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा दिया गया, साथ में ही रूरल अर्बन जो है वो बेटर ग्रोथ, इसमें जॉब क्रिएट की गई, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, साथ ही साथ जॉबलेस ग्रोथ चैलेंजेस का विकास किया गया, यानी कि जॉब का विकास किया गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई गई, एफडीआई को बढ़ावा दिया गया। एफडीआई जो है ग्लोबल इन्वेस्टर जो है, ताकि यहाँ पे भारत में इन्वेस्ट कर सके। प्राइवेटाइजेशन और डिस इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, जो गवर्नमेंट सेक्टर अच्छे से काम नहीं करते थे उनको बंद किया गया। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया गया, जैसे हाईवे, मेट्रो, सोलर एनर्जी, ग्रीन प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाए गए ड्यूरिंग टू द 1991 एंड द प्रेजेंट कंडीशन की अगर हम बात करें। तो देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें प्लानिंग कंडीशंस की या इंडियन इकोनॉमी की, तो जो 5 ईयर प्लान बने थे या इंडियन इकोनॉमी एट प्रेजेंट कैसी है, तो आप देखेंगे हमारी नेशनल इनकम जो है वो ग्रो हुई है ना। और ये ग्रो आपके 0.5% पर एनम के हिसाब से ये ग्रो ही कर रही है। 2021-22 में कोविड-19 आया था, तो उस टाइम ये नेगेटिव में थी। अदरवाइज 2019 और 20 में 19-20 में 3.6% जो है वो नेशनल ग्रोथ हुई है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो देश की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही है। 2019 और 20 का डाटा मेरे पास अवेलेबल है, तो 2.5% हुई है। कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ावा हुआ है। 2019 और 20 में इन्वेस्टमेंट 32.2% जो है वो जीडीपी के हिसाब से जो है 32.2% हुई है। उसी हिसाब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, एंड 1996 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो उसमें भी बढ़ावा मिला है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, हैवी इंडस्ट्री सेटअप लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, सोशल सर्विस जैसे कि डेथ रेट कम होना, रिसर्च, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ है। आप देखेंगे कि आजकल के टेक्नोलॉजी के हिसाब से मॉडर्न टेक्निक ज़्यादा डेवलप हुई है, चाहे वो एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक की बात करें, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में, तो इसमें भी मॉडर्नाइजेशन का विकास हुआ है। साथ में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट एंड डिवर्सिफिकेशन, जो चीज़ जो डिवर्सिफिकेशन क्या है कि एक प्रोडक्ट के अलावा अनदर प्रोडक्ट बनाना, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट क्या है कि जो फॉरेन पे हम डिपेंडेंट थे वो भी हमारा कम हुआ है। तो इंडिया जो है वो ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी भी है, जो मैंने पहले बात की थी। ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल लेवल पे और सोशल सेक्शंस पे हम बात करते हैं। यहाँ पे 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो ड्यूलिस्टिक प्रिविलेजेस में आती है। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक ड्यूलिज्म। अब इकोनॉमिक ड्यूलिज्म क्या है, जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को 2 सेक्टर में बांटा गया है। एक ऐसा सेक्टर जो when the one sector of economy is a subsistence sector where the people work just to earn their livelihood, जहाँ पे लोग जो है अपने जीने के लिए कमा रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, स्मॉल स्केल बिजनेस हो गया, विलेज इंडस्ट्रीज हो गए, वो अपने लिए कमा रहे हैं एंड अपने स्टैंडर्ड को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ अदर इकोनॉमी है जो मॉडर्न इंटरप्राइजेस हैं, जो लोगों को क्या करें, जो रिच हैं, जिनका बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है और वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, दूसरों को भी सैलरी दे रहे हैं। तो इकोनॉमिक ड्यूलिज्म क्या है, जहाँ पे 2 पार्ट है, एक जो खुद के लिए अर्न कर रहे हैं, एक जो खुद भी अर्न कर रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं। कुछ टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म भी है,
तो अगर टेक्नोलॉजी के आधार पे करें तो 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक आउटडेटेड है, ट्रेडिशनल है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड जो बैकवर्ड है और मॉडर्न जो आपकी लेटेस्ट है। एक सोशलिस्टिक ड्यूलिज्म भी होता है। सोशलिस्टिक ड ड आपके जो ड्यूलिज्म है उसमें क्या रहता है, कुछ हम ट्रेडिशन, कस्टम, सुपरस्टिशियस होके सोचते हैं, कुछ जगह हम कस्टम को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, कुछ जगह हम नहीं करते हैं, कुछ जगह हम जो है वो कास्ट सिस्टम को नहीं अपना रहे हैं, आउटडेटेड ट्रेडिशन को नहीं अपना रहे हैं, रिचुअल्स को नहीं अपना रहे हैं। तो सोशल में भी जो आपके सोशलिस्टिक ड्यूलिज्म है, तो इंडियन इकोनॉमी हर तरीके से 2 फैक्टर्स को शो कर रही है। एक जहाँ पे प्लस पॉइंट है, दूसरे में नेगेटिव है। जहाँ पे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कहीं पे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे हम किसी ट्रेडिशन से जुड़े होने की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह हम ना जुड़े होने की बात कर रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इंडिया में 3 तरह के सेक्टर काम करते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्टियरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें कि एग्रीकल्चर, डेयरी या फॉरेस्ट्री आता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, पावर जनरेशन आता है, कंस्ट्रक्शन आता है और सर्विस सेक्टर्स में बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, वेयर हाउसिंग, ट्रेडिंग आता है। तो सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो हमें सर्विस सेक्टर से रिसीव हो रहा है, जबकि लोग जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट प्राइमरी सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में होते हैं, लेकिन वहाँ पे जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो जस्ट ओनली 17% यानी 17% तक रहता है। जो नेशनल इनकम में अगर सेक्टर्स की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा फेवर है टेरिटरी सेक्टर, जो मैंने आपको बात की, क्योंकि टेरिटरी सेक्टर का 2019-20 में रिकॉर्ड की बात करें तो 55% जो है कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में रहा है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का रहा है, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर का रहा है। लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंस है पॉपुलेशन की वो प्राइमरी सेक्टर की रहती है। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो चुका है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस।